हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अब सीटेट के लिए बहुत कम समय बचे हैं, तो जितना हो सके आप लोग रिवीजन करिए, बेटर होगा। तो देखिए, आज क्लास में हम लोग सीडीपी के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए समझ लीजिए वरदान साबित होगा। ये क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से रिलेटेड होंगे, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ यहाँ से आपको 5-6 नंबर क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके पूरे सी टेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके 5-6 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चे, पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, ठीक है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतर्क्रिया में अच्छे नहीं होते, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते और बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं। देखिए, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः निष्पादन नहीं करते। ये देखिए गलत आपका ऑप्शन है। क्यों? कि देखिए, अच्छा निष्पादन नहीं करते हैं मानव के लिए, ऐसी बात नहीं। अस्वभावतः ऐसी बात नहीं है। देखिए, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक, देखिए यहाँ पे लिखा अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, ये भी गलत है। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये भी गलत है। और बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। देखिए, हाँ, बिल्कुल सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, वो बिना किसी के सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अपनी जो योग्यता उनकी होती है, उनकी जो सामर्थ्य होती है कि कैसे हम किसी चीज़ को इंक्रीज कर पाएँ, ठीक है, कैसे उसको डेवलप कर पाएँ, तो वो पूरी सहायता, पूरी मतलब अपने खुद पे विश्वास करके और पूरी लगन के साथ अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकसित करने में वो सहायक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा कि बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। देखिए, पूछा जा रहा है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके संदर्भ में जो संवर्धन का है अर्थ क्या होता है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो संवर्धन का अर्थ क्या होता है। आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना और ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है प्रतिभाशाली बच्चों की बात हो रही है और इनके संदर्भ में संवर्धन की बात हो रही है। संवर्धन का क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ पे संवर्धन का ये अर्थ है कि ऐसे विद्यार्थियों को जो वर्तमान में स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करते हैं। क्या करते हैं? प्रोन्नत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है, कि ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करते हैं, इसका ये संवर्धन का अर्थ होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, देखिए, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए और स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, जो एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ये करना चाहिए कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे आप कि ऐसे तथ्यों को आप अनदेखा करेंगे और बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। जैसे आप अन्य बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही आप उन बच्चों के साथ भी व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, पूछा जा रहा है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सी जो गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, पांच पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना और अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। देखिए, क्या करेंगे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त कैसे, मतलब कैसे, मतलब उसको क्या करते हैं, कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ठीक है। वो क्या होता है ना, वो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखते हैं। क्या होता है,
प्रतिभाशाली वो बच्चे होते हैं कि जो उनकी संकल्पना या किसी चीज़ को उसको दिया जाता है कि आप इस चीज़ पे लिखो, तो वो अपने कल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनका चिंतन पूर्ण रूप से होता है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी ये जो 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पूछा गया है यहाँ पे कि शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना, और विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। देखिए, बात हो रही है यहाँ पे शिक्षा के 2 प्रमुख कौशलों की। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सीटेट में आंसर कैसे करना है। देखिए, या तो आप जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई सही आंसर चूज कर लीजिए, या तो बारी बारी ऑप्शन को पढ़ते जाइए और आपको लगे कि ये ऑप्शन है तो उसको कट करते जाइए। आप ऐसा करें कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को कट कर दीजिए, 2 ऑप्शन बचेंगे, अगर उसमें से जो आपका बेस्ट है आप उसको आंसर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे देखिए, परीक्षा को तैयार करना। ठीक है, आप परीक्षा को विषयों का ज्ञान देना और परीक्षा के लिए तैयार नहीं करेंगे विद्यार्थियों को, ये तो निगेटिव चीज़ है, मैंने आपको बताया था। और आप कंठस्थ भी नहीं करवाएंगे, ये भी निगेटिव है। ठीक है, विषयों का ज्ञान देना और व्यावसायिक कौशल का विकास करना। आप शिक्षा का केवल ये उद्देश्य नहीं होता है कि व्यावसायिक कौशल को विकास करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास हो रहा है। ठीक है, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनके बालकों में विषयों का ज्ञान हो और उनके मानसिक विकास में क्या हो, उनके मानसिक विकास में उनका मानसिक विकास हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैंने तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, ऑप्शन शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण और उपरोक्त में से कोई। देखिए, आपको वही बी ऑप्शन सही था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं जिनको हमें गलत करना होता है, और जो गलत ऑप्शन होता है उसको हमें सही करना होता है। ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे, एग्जाम में आप ऐसे ही अपना मेथड लगाइएगा। ठीक है, देखिए, सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है। ठीक है, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, सृजनशील बालक बहुमुखी होता है, और सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। देखिए, जो सृजनशील बालक होता है वो जिज्ञासु होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी सृजनात्मकता, उसका नाम है सृजनशील, तो उसके अंदर क्या है, कल्पना शक्ति का विकास हो चुका है। वो किसी चीज़ को चिंतन कर सकता है, वो किसी चीज़ को सोच सकता है, तो वो जिज्ञासु है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, ये गलत बात है कि सृजनशील बालक जो क्या होता है, साहसी नहीं होता है। और सृजनशील बालक बहुमुखी होता है, ये भी सही है। और सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, ये भी सही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें 3 ऑप्शन होंगे, जो सही होंगे उन्हें हमें गलत करना है, और जो गलत ऑप्शन होगा उससे हमें सही करना है। देखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा कि जो सृजनशील बालक है साहसी नहीं होते। और ये क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा गया, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कथन सत्य नहीं या असत्य है या कम प्रभावी है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, थ फ च ध्वनियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सीटेट के आपके 2013 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। जो थ है, फ च ध्वनियाँ है, रूपीम है, लेखिम है, शाब्दिक है, शाब्दिम है और स्वनिम है। देखिए, आपको ध्वनियाँ 2 होती हैं, रूपीम और स्वनिम। ये इंपॉर्टेंट ध्वनियाँ हैं। ठीक है, रूपीम और स्वनिम। तो मैं इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आज ही मैं बना दूंगा आपको। तो स्वनिम और रूपीम से एक क्वेश्चन आपके लिए सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा, स्वनिम। जो थ प च ध्वनियाँ हैं, यह कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये स्वनिम ध्वनियाँ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। देखिए, एक शिक्षिका है और उसके विद्यालय में कुछ बच्चे जो हैं क्या हैं कि विकलांग वाले बच्चे हैं, तो आप उसके लिए क्या कहना उचित समझेंगे। ठीक है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं।
मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? और पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सी गतिविधि निम्नलिखित में से क्या कहना सबसे उचित होगा? देखिए यही होगा कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय। देखिए एक समावेशी विद्यालय कैसा होता है? शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है और शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। देखिए एक समावेशी विद्यालय क्या होता है? देखिए क्या होता है कि शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। ठीक है, क्या होंगे? तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। समावेशी विद्यालय का ये उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों की जो क्षमता है उनके बिना परवाह किए सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए वह प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं और अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं और अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं तो को क्या करेंगे? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऐसे ऐसे आवश्यकताओं की ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ठीक है, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और बी का संयोजन और मनोसामाजिक कारकों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालिता होती है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, जो गतिक कौशल होती है उसमें अधिगम निर्योग्यता खालिस्तान कहलाती है। देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपके 1 नंबर बनते हैं। ठीक है, आपके सीटेट एग्जाम में 1 नंबर, कभी कभी आपको 2 नंबर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको 2 नंबर पूछ दिया जाएगा। तो एक नंबर तो आपके सीडीपी के पोर्शन से पूछा जाएगा और दूसरा का हो सकता है तो आपके हिंदी पेडोलॉजी में या संस्कृत पेडोलॉजी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन सीटेट 2013 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए ये डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता होती है वो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे और समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। देखिए जो अधिगम निर्योग्यता है यह एक चर अवस्था है। क्या है? एक यह चर अवस्था है। यहाँ भी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, जो लोग कहेंगे कि यह स्थिर अवस्था, ये गलत है। अधिगम जो निर्योग्यता है वह एक चर अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। देखिए पूछा जा रहा है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना और परिणामों की आशा करना। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। क्या है? देखिए जो समस्या की पहचान है ये भी समस्या समाधान के चरण है। संभावित युक्तियों को खोजना और परिणामों की आशा करना, ये जो तीनों हैं ये क्या है? आपके समस्या समाधान के चरण है। लेकिन जो समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना ये क्या है? ये समस्या समाधान के चरण नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर देता हूँ। देखिए सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है।
एक कक्षा है, मतलब एक सीमा है, जो छात्र है वो क्या करती है, परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक है। जब वो परीक्षा भवन में दाखिला होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बेस्ड के आधार पर ऐसे आपको सीटेट में 1 नंबर फिक्स मिलते हैं। क्या होगा, ऐसे नंबर आप एग्जाम में आपके 1 नंबर फिक्स होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे घुमा फिरा कर आपको या थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर कर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का दिखने के होगा, ठीक है, दिखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है और शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेश का सामना नहीं कर सकती है। देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा सही होगा, देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। ये देखिए एक ब्लूम थ्योरी जो है वो ज्ञान प्रयोग अनुप्रयोग संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन होता है, तो उसका एक चरण होता है। मैंने आपको 2 फैक्ट मैंने आपको कराया था पीछे, मतलब एक लॉट्स होता है, एक हॉट्स होता है। तो ये क्वेश्चन आपको हॉट्स के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, हॉट्स के अंदर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्या कर वो संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है, ठीक है, इसका हॉट्स का आएगा। तो यहाँ पे आपका संवेगात्मक आवेग का वो सामना नहीं कर पाती है, हॉट्स में आता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। तो फिलहाल तो ये उचित समय नहीं है कि मैं आपको थ्योरी कराऊं, तो बस मैंने आपको बता दिया कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है, ठीक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए असार्थक है और शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए जो खेलना होता है ना, ये संज्ञान के लिए और सामाजिक दक्षता के लिए बहुत ही सार्थक है, ठीक है। अब ये देखिए आप नहीं करेंगे विकास और सीखना सांस्कृतिक संदर्भों के लिए अप्रभावित है, ये गलत बिल्कुल है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से मतलब सीखते हैं, ये भी गलत है। और शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक, ये एकदम गलत है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि जो खेलना होता है ना, और संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए बहुत ही सार्थक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन से युग में के सही होने की संभावना सबसे कम है, ठीक है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चामस्की। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। और भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ठीक है, बीएफ स्किनर। देखिए यहाँ पे आपका कौन सा पूछा जा रहा है कि कौन सा जो संभावना है सबसे कम सही होने की सबसे कम संभावना पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा कि जो भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर, ठीक है, ये आपका क्या है सबसे कम मतलब प्रभावी जो युग में सबसे कम संभावना है, ठीक है, मतलब सही युग में होने के लिए सबसे कम संभावना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवर्तन की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? देखिए पूछा जा रहा है कि जो एक समावेशी विद्यालय होता है कि किसके अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर मनन करता है। देखिए ये यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त सभी जो प्रश्न है आप उस पर मनन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अपसारी चिंतक, बहुमुखी चिंतक और बहुत परिश्रमी। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो अपसारी चिंतक होते हैं, ठीक है, अपसारी चिंतक होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया है
देखिए, छायांकित क्षेत्र सामान्यतः वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो जो देखिए में आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको ऑप्शन दिए गए, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए जो 3 लेमडा है ना, यहाँ पे IQ बना हुआ है आपका, ये आपका सही होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसको मैं आपको विस्तार से बताना होगा, तो मैं इस पर थोड़ा सा अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है, और प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, और विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है गतिविधि के ढांचा लागत को कम करना। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा ना, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। देखिए यही बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आपको पेपर 2 में पूछा गया। देखिए आप लोग बार बार कहते हैं कि सर ये पेपर 2 में पूछा गया, इसको आप मत कहिए। देखिए पेपर 2 और पेपर 1 में जो CDP होती है इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, पेपर 2 का उठाकर आपका पूछ देगा या पेपर 1 का पूछ देगा। देखिए आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, उसमें बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर 2 के मतलब रिपीट हुए हैं। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, JB वाटसन, एल्बर्ट वंडूरा और जीन पियाजे। देखिए एक फिल्म दिखाया जा रहा है, हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। देखिए इसको कौन ये इसको कौन प्रतिपादित किया था, ऐसा निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक के कार्य पर आधारित है। देखिए ये आपके एल्बर्ट वंडूरा के आधार मनोवैज्ञानिक है जो इनके कार्य पर आधारित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, फुल पत्ती जो भी करना होगा आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम और सामान्यीकरण। देखिए क्या कर रहा है कि जो शिक्षार्थी है वो फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कर रहा है, उसमें सामाजिक अधिगम का मतलब क्या हो रहा है, उसमें सामाजिक अधिगम का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जो सही होगा आपका सी ऑप्शन सामाजिक अधिगम, क्या कि इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। देखिए इसमें से कौन तकनीकें ऐसी है कि जो परीक्षा के कारण होती है और उसकी चिंता को हम दूर कर सकते हैं। प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत सोचना, समर्थन प्राप्त करना और विशिष्टताओं पर बल देना। देखिए यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। ये क्या होता है कि कौन सी तकनीक परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती है। परिणाम के बारे में बहुत सोचना, अगर परिणाम के बारे में आप बहुत सोचते हैं, अगर कम सोचेंगे तो आपकी चिंता दूर हो सकती है या अधिक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ती है क्योंकि उसका प्राथमिक स्वरों का उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं। देखिए ये बहुत डीप क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डीप होता है, आपके IQ को टेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर निपुणता, निष्पादन निष्पादन और अपेक्षा, आपका पहला ऑप्शन आपको सही होगा। देखिए इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिए। क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को आप याद कर लेंगे और इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन
आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को दूर कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ठीक है, आपकी देखिए ऑप्शन है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विकास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना, और इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्यों? आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमताओं में विकास को अभिव्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? आप विश्वास अभिव्यक्त करेंगे उनकी क्षमता में कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा? तीनों ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रभाव के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता और संज्ञान प्रतियोगिता। देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? कि संज्ञान भावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निस्त्यागात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? देखिए, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विषयों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है और इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। देखिए, पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। क्या है? निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? देखिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमा, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, और विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण कौन है? ठीक है, देखिए ये होता है कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। क्या है? कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, और विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु अध्यात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अनुसूत वाक्य, प्रवर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य और लंबित वाक्य। देखिए क्या करेंगे कि हकलाने की समस्या से कैसे निपटेंगे? तो क्या करेंगे, वो आप प्रवर्धित वाक्य का प्रयोग करके आप हकलाने की समस्या को निपटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक समावेशी कक्षा हुआ है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारिता रहती है, और अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। देखिए क्या होगा, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करेगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, अपने अपने उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना और संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, ये होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए एक उपयुक्त प्रदत्त कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना, बच्चों में भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, और जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। देखिए ये पूछा जा रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के क्या बोलते हैं, जो संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर होगा ना वो आपका डी आंसर होगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है और कक्षाओं में छात्रों का समसामूहिकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है और अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र प्रभावी। देखिए समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल होगा जहाँ क्या होगा, परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या होगी। एनसीएफ ने भी कहा है कि आपकी जो पाठ्यचर्या होगी वह लचीली होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जो अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? ठीक है, जो अध्यापक या जो अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार लाना चाहती है उनके लिए समुचित मार्ग कौन सा है? ठीक है, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य व अर्थ अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है, और अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका कौन सा उपाय सही होगा? ठीक है, समुचित मार्ग होगा। देखिए आप क्या करेंगे, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? देखिए जो कक्षा में बच्चे जो ध्यान देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए आप कौन सा सर्वाधिक उपाय लाभकारी हो सकता है? बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डटना या डपटना। ठीक है, बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना और बच्चों के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। देखिए आप क्या करेंगे, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ठीक है, आप क्या करेंगे, बच्चे का जो कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप बच्चे को उस जगह बैठाएंगे जहाँ उसका जो ध्यान है वो भंग कम हो सके। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे शिक्षा का सभी उद्देश्य है, यहाँ पे अब डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा नागरिक भी बनाना होता है और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी है और व्यवहारिकता का निर्माण करता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिसमें सभी बालक सीख सकें, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना और शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि क्या करेंगे, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के आप क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का और अभिक्षमता का। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जो बिने साइमन जो परीक्षण है, परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी। देखिए, वाणी दोष नहीं पूछा गया है। तो देखिए, धीमी या तेज गति से बोलना ये आपके वाणी दोष में नहीं आता है, यानी ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये आपके वाणी दोष में आएगा। हकलाना तुतलाना ये आपके वाणी दोष है और तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी आपकी वाणी दोष है। लेकिन धीमी या तेज गति से आप किसी बात को बोल रहे हैं या अपना सस्वर वाचन कर रहे हैं तो यहाँ पे वाणी दोष ये आपका नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि वाणी दोष नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर और पाउला। तो देखिए, जो भूल और प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका थार्नडाइक ने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा और वक्र रेखा नहीं होती है। देखिए, जिस वक्र रेखा में आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह मंद होती है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्स कर्वे कहते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और दोनों की बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करना और कुसमायोजन का निवारण भी करना, ये होता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख ये उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। देखिए, क्या है ना कि वो क्या कर रहा है कि जो शब्द हैं, शब्दों के जो अक्षर हैं उसको पढ़ने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है कि जो सा को वो क्या पढ़ रहा है, वाज पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है। तो उसमें कौन सा मतलब ये कौन से ह्रास संबंधित है, उससे संबंधित है। देखिए, यहाँ पे डिसलेक्सिया संबंधित है। कौन सा है डिसलेक्सिया, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। देखिए, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा और सहयोगात्मक शिक्षा और पृथक शिक्षा। देखिए, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार न हो और दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। देखिए, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो। ठीक है, जो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख पाएंगे कि जब तक वो सीखने के लिए तैयार न हो। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आपका असर उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं को अनुरूप पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, ये भी गलत है। और दैनिक आधार घर पर उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, ये भी गलत है। देखिए, बच्चा या शिक्षार्थी तभी सीख पाएगा जब वह सीखने के लिए तैयार न हो। ठीक है, वो कभी नहीं सीख पाएगा जब तक कि वे सीखने के तैयार न हो। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज के ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर आपके सीटेट में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको नोट डाउन भी कराया है कि कहाँ से क्वेश्चन एज टू एज आपको पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। देखिए ये सुपर सीडीपी के सुपर रिवीजन ए टू जेड था। अगली क्लास में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जहाँ से आपके सीटेट में बहुत हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।